एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। चीन के धोखे पर तालिबान बिफरा है और चीनी कंपनी का 25 साल का तेल का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। बीजिंग की अकड़ लगी ठिकाने, जानेंगे क्या हुआ है। वहीं रूस और भारत की एंट्री हो गई है जो चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन की धोखेबाजी पर तालिबान ने बड़ा कदम उठाते हुए चीनी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। तालिबान शासित खान और पेट्रोलियम मंत्रालय ने चीनी कंपनी अफचीन के साथ अमू नदी में तेल निकालने के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की घोषणा की है। यह कॉन्ट्रैक्ट 25 साल के लिए था। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन की कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट में किए गए वादों को पूरा नहीं किया, जिसके बाद इसे रद्द करने का फैसला किया गया। इसमें निवेश करने में विफलता, कुओं की ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन में कमी, जरूरी गारंटी की कमी, अफगान नागरिकों को रोजगार देने में विफलता और लापरवाही शामिल है। अफगानिस्तान के खान एवं पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रवक्ता हुमायूं अफगान ने कहा कि एक संयुक्त अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था। जांच के दौरान पाया गया कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को बार बार अनदेखा किया और इसे लागू करने में विफल रही। आर्थिक उप कार्यालय की सिफारिश और प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश के आधार पर अफचीन के साथ साथ अमू नदी बेसिए के लिए तेल कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दिया गया है। इस बीच अफगानिस्तान के आर्थिक विशेषज्ञों ने अफगानिस्तान की तत्काल जरूरतों को देखते हुए खनन परियोजनाओं को देने की प्रक्रिया में अधिक जांच पर महत्व पर जोर दिया है। अफगानिस्तान में स्थानीय भागीदारी वाली कंपनियों को परियोजना देने की मांग उठ रही है। कहा जा रहा है कि इन कंपनियों को आवंटन से भविष्य में इसी तरह की समस्याओं से बचा जा सकता है। तोलो न्यूज ने आर्थिक विश्लेषक मोहम्मद नबी अफगान ने कहा कि हमें तेल की बहुत जरूरत है, हमें किसी भी तरह से निकाला जाना चाहिए। अगर वे सब कुछ ले लेते हैं और काम नहीं करते हैं तो इससे न तो हमें फायदा होगा और न उन्हें। सरकार को भविष्य के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे खंड शामिल करने से बचना चाहिए जो इस तरह के परिणाम लेकर आए। उन्होंने परियोजनाओं को लंबा न खींचने की सलाह भी दी है। अफगानिस्तान के तेल और गैस क्षेत्र में हाल के सालों में जियोपॉलिटिकल बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जहां एक समय चीन ने इस क्षेत्र में निवेश के लिए सक्रिय रुचि दिखाई थी, वहीं अब भारत, अमेरिका और रूस जैसे देश तालिबान के साथ आर्थिक और राजनयिक संबंध बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह बदलाव न केवल अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर रहा है। भारत ने हाल ही में तालिबान के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। मई 2025 में भारतीय विशेष दूत आनंद प्रकाश ने काबुल में तालिबान के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की थी, जिसमें व्यापार और राजनीतिक संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारत का उद्देश्य अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना है, विशेष रूप से पाकिस्तान द्वारा तालिबान के भीतर भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने के जवाब में। ऐतिहासिक रूप से भारत ने साल 2001 के बाद की अफगान सरकार के साथ मजबूत संबंध बनाए थे, जिसमें सलमा बांध और संसद भवन जैसे बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट में निवेश किया था। रूस ने हाल ही में तालिबान को अपनी आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाया और काबुल और मॉस्को में राजदूतों की नियुक्ति पर सहमति जताई। रूस का ध्यान अफगानिस्तान के तेल और गैस क्षेत्रों पर भी है। उदाहरण के लिए अप्रैल 2025 में रूसी और तालिबान प्रतिनिधियों के बीच 50 मिलियन क्यूबिक मीटर तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों के लिए टारगेट है। ऐतिहासिक रूप से सोवियत संघ ने 1970 के दशक में अफगानिस्तान के तेल और गैस क्षेत्रों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें अमू दरिया बेसिन में कई खोजें शामिल थी। हालांकि अमेरिका ने साल 2021 में अफगानिस्तान से अपनी सैन्य वापसी पूरी की, लेकिन अभी भी मानवीय सहायता के माध्यम से देश में प्रभाव बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान में सबसे बड़ा मानवीय दाता बना हुआ है। तेल और गैस क्षेत्र में अमेरिका ने पहले भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के माध्यम से अफगानिस्तान की खनिज संपदा का आकलन किया था, जिसमें $1 ट्रिलियन से अधिक के अनछुए संसाधनों का अनुमान लगाया गया था। ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में 1990 के दशक में अमेरिकी कंपनियां यूनोकॉल ने तुर्कमेनिस्तान से पाकिस्तान तक अफगानिस्तान के रास्ते तेल और गैस पाइपलाइन बनाने की योजना पर काम किया। उस समय की अस्थिरता के कारण इसे रद्द कर दिया। चीन ने 2012 में अमू दरिया बेसिन में तेल निकालने के लिए चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। साल 2023 में कैफ
आईसी ने तालिबान के साथ $540 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन ये निवेश अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंचा। कंपनी ने पहले साल में $49 मिलियन का निवेश किया, जो $150 मिलियन के 1/3 था। चीन की रुचि मुख्य रूप से सुरक्षा और पश्चिमी सीमा पर स्थिरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, न कि आर्थिक लाभ पर। हाल ही में अफगानिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले ने बीजी निवेश को बड़ा हतोत्साहित किया है। अब यहाँ पर जो चीजें चली गई, जो चालें चली गई, इसमें चीन को नुकसान होता हुआ भी दिख रहा है। वैसे आपको बता दूं, रूस यहाँ पर किस तरीके से इन्वॉल्व है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि रूस के प्रमुख आर्थिक मंच सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में जून 2025 में इसे आयोजित किया गया। इस आयोजन में व्लादिमीर पुतिन थीम वाली वस्तुएं जैसे टी शर्ट, ह्यूमनॉइड रोबोट्स और तालिबान के प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने ध्यान खींचा है। हालांकि पश्चिमी देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी बहुत कम थी। भले ही मॉस्को और वाशिंगटन के बीच संबंधों में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में कुछ गर्मजोशी देखी जा रही थी, तालिबान के प्रतिनिधियों ने इस साल SPIEF में भाग लिया, जो अफगानिस्तान में साल 2021 में सत्ता में आने के बाद उनकी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ती उपस्थिति को दिखलाता है। तालिबान ने रूस के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों पर चर्चा की, जिसमें तेल और गैस क्षेत्र शामिल है। ये रूस की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाकर राजनयिक संबंध स्थापित कर रहा है। पुतिन के लिए ये बड़ी कूटनीतिक जीत है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बजाय SPIEF में पुतिन से मुलाकात, ये रूस के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश को दिखलाता है। फोरम में पुतिन की तस्वीरों वाली टी शर्ट अन्य सामानों की बिक्री के लिए उपलब्ध थे, जो रूस में उनकी लोकप्रियता को दिखलाता है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स का प्रदर्शन रूस की तकनीकी प्रगति को दिखलाता है और साथ ही साथ तालिबान की एंट्री यहाँ पर दिखलाता है कि रूस अब यहाँ पर इन देशों के साथ ज्यादा अच्छा संबंध को विकसित कर रहा है। वैसे आपको बता दूं, यूएस ने ईरान पर इजराइल और अमेरिकी हमले के दौरान तालिबान प्रशासित अफगानिस्तान शुतुरमुर्ग बना रहा है। मुस्लिम और पड़ोसी देश होने के बावजूद काबुल ने तेहरान की कोई मदद नहीं की। उल्टे तेहरान की तरफ से जो मदद तालिबान से मांगी गई उसका उसने खुलासा कर दिया। कहा जा रहा है कि यह अफगानिस्तान में अमेरिका को खुश करने के लिए किया गया था। वहीं ईरान इजराइल में जंग खत्म होते ही अमेरिका ने तालिबान को झटका दे दिया है। अमेरिकी कांग्रेस में एक प्रस्ताव पास हुआ है, उसके मुताबिक अफगानिस्तान को जो फंड अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है उस पर अब रोक लगेगी। न्यूज वीक ने अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें कहा गया है कि अगस्त 2021 से जनवरी 2024 के बीच अमेरिका ने तालिबान प्रशासित अफगानिस्तान को $2 बिलियन दिए। ये पैसे तालिबान को इंफ्रास्ट्रक्चर, मानवीय सहायता कार्यों के लिए दिए गए थे। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासित बैंकों को भी पैसा भेजा गया। अमेरिका का कहना है कि उसके तरफ से अफगानिस्तान के बैंक को लगभग $40 मिलियन की साप्ताहिक नकदी भेजी जा रही है। अब इस पैसे पर रोक लगा दी जाएगी। अमेरिका का फंड रोकना तालिबान के लिए एक झटका है। तालिबान महंगाई और शरणार्थियों की वापसी संकट से जूझ रहा है। तालिबान की सत्ता आने के बाद घोषित तौर पर उसे किसी देश ने मान्यता नहीं दी है। अफगानिस्तान ईरान का पड़ोसी मुल्क है। दोनों के बीच 921 किलोमीटर की सीमा है, जो पाकिस्तान के 12 किलोमीटर से ज्यादा है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद भी ईरान लगातार उसकी मदद करता रहा है, लेकिन अब ईरान पर संकट आया तो अफगानिस्तान ने चुप्पी साध ली। तालिबान प्रशासन ने ईरान को लेकर एक सीक्रेट मीटिंग जरूर की, पर उसमें तेहरान के समर्थन के लिए कुछ भी नहीं था। अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक तेहरान की सेना के कुछ अफसरों ने अफगानिस्तान में शरण मांगी थी, लेकिन तालिबान ने इस पर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया था। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।